हार के बाद ही जीत है, क्योंकि हार ही है जो कमियों को सुधारने का मौका देती है, कमजोरियों को ताकत में बदलने का अवसर देती है, अगर आप इसके लिए तैयार हो तो। अब लोकसभा चुनाव और हाल में खत्म हुए विधानसभा चुनावों के बीच करीब 170 दिनों का समय बीता, लेकिन इन लगभग 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नजरिए और काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क दिखा। जय भवानी, जय भवानी। ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। आज उत्तर प्रदेश की विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। एक है तो महाराष्ट्र का जनमत बीजेपी को बधाई दे रहा है। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया। यूपी में उपचुनावों के नतीजे बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। हरियाणा के रण में जीत की हैट्रिक संजीवनी बनी है। ये जो जीत महाराष्ट्र में मिली, उपचुनाव में मिली और पिछले दिनों जो हरियाणा में मिली, इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। जो चंद महीने पहले निराशाएं थीं, वो आशाओं में बदली है। उत्सव है, उल्लास है, फिर से नई उमंगें हैं। मोदी है तो बीजेपी के खेमे में लोकसभा चुनावों के बाद बने हालात से उबर जाने का विश्वास दिख रहा है। पांच महीने पहले ही इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत से पीछे रोक दिया था। कांग्रेस ने 1 दशक की निराशा को दूर करते हुए 99 सीटें जीती। यूपी में अखिलेश की रणनीति ने बीजेपी को मात दे दी। महाराष्ट्र हरियाणा में इंडिया गठबंधन बड़ी बढ़त ले चुका था। बीजेपी का विजय रथ हिचकोले खाता दिख रहा था। क्या हुआ जो सिर्फ 5 महीने में भारतीय लोकतंत्र की पिक्चर बदल गई? लोकसभा चुनाव में सुपरहिट दिख रही इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस की पिक्चर बदल गई। सुपरहिट का टैग एनडीए और बीजेपी के ऊपर लगा दिख रहा है। क्या हुआ जो पहले जम्मू कश्मीर, फिर हरियाणा और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के फ्लॉप शो की हैट्रिक लग गई? क्या हुआ जो हर सीट पर जीत के दावे थे, वो पारंपरिक सीटें भी बचा नहीं सके? अभी कल की ही बात है जब मोदी के मैजिक पर ग्रहण लगने की बातें थी। वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। अभी कल तक ही योगी के हाथ से यूपी निकल जाने के दावे थे। भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है, उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते। लेकिन बाजी पलट चुकी है। मोदी हिट साबित हो रहे हैं, योगी फिर से उपयोगी और बीजेपी की बल्ले बल्ले। 2024 के चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन को बहुमत मिला। सेक्युलर विचारधारा के माने जाने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार बनाई। कहा जाने लगा कि बीजेपी जिस हार्ड हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करती थी, अब वो नरम पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक नारे ने बीजेपी का गेम चेंज कर दिया और विपक्ष की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहन को लखपति बनाने
थे तो कटे थे, कटे थे तो कटे थे। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। जब बटे थे तो कटे थे, बटोगे तो कटोगे। झारखंड का लोग ना कभी बटा है ना कभी टूटा है। अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। इस एक नारे ने जीत की बुनियाद रख दी, हिंदू वोटों को जोड़ने का काम किया और लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के दर्द पर विधानसभा में जीत का मरहम लगा दिया। बीजेपी ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे से दो निशाने साधे। पहला हिंदुत्व की एकता का, दूसरा जातियों की राजनीति का। हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी तीनों राज्यों में ये नारा बीजेपी के खूब काम आया, लेकिन इसकी शुरुआत अलग परिप्रेक्ष्य में हुई थी। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा, तो योगी आदित्यनाथ ने उसके संदर्भ में तब पहली बार ये बयान दिया था। लेकिन ये नारा चुनावी रैलियों में चल निकला। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। इस नारे का पहला इम्तिहान हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में। परिणाम से पहले इस नारे ने चर्चा खूब बटोरी। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छी संख्या में सीटें जीती, तो उसमें इस नारे की भूमिका मानी गई। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, तो इसका श्रेय बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी मिला। ये कहा गया कि इस नारे ने विरोधियों की जाति की राजनीति के जाल को तोड़ा और हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोया। इस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सिर्फ एक जगह तो चलता नहीं है, और फिर प्रधानमंत्री को उसको थोड़ा परिष्कृत करना पड़ा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उसी को अपनी ऑफिशियल लाइन भी माना। तो ये नारा कितना चला वो अपनी जगह है, लेकिन इससे योगी की महत्ता कम नहीं होती। योगी को सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं मान लेना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बहुत जबरदस्त काम किया है। योगी आदित्यनाथ अपनी रौ में आगे बढ़ते गए और समय के साथ उनका नारा और तेज होता चला गया, जिसका असर ये दिखा कि यूपी में ओबीसी दलित साथ आए, महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी बटे नहीं। विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे आसपास जाति, आरक्षण और संविधान के नैरेटिव गढ़ने की बार बार कोशिश तो करता नजर आया, लेकिन बात बनी नहीं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल है। बटेंगे तो कटेंगे को जब पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं का साथ मिला, तो इस नारे का भाव और मजबूत हो गया। यूपी की 9 में से 7 सीटें एनडीए ने जीती। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली, तो ये कहा गया कि लोगों ने जाति के ऊपर धर्म को चुना। महज 5 महीने में यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा में
लोकसभा में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में जीत में बदल कर सामने आया। कई अहम कारण रहे, उनमें से एक बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर केंद्रित रणनीति रही। अब की बार 400 पार, अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जब 400 पार का नारा दिया था तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि 400 सीटें बीजेपी संविधान बदलने के लिए मांग रही है। 400 पार का असली मकसद तो यही है ना, इसके पीछे राज ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाओ और मनुवादी संविधान, आरएसएस का संविधान को लाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि दलित वोट बीजेपी से छिटक गए। जाति जनगणना को लेकर भी ओबीसी समाज फिक्रमंद हो गया। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। बीजेपी ने आम चुनाव के तुरंत बाद इस पर काम करना शुरू किया। राहुल गांधी की अमेरिका में आरक्षण पर दी गई स्पीच को आधार बनाकर पार्टी लगातार सक्रिय रही। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. इस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये कोई ऑफ द कफ कमेंट नहीं है, वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब दे रहे हैं। अमेरिका गए हैं, हिंदुस्तान में किसी टोले में भाषण नहीं दे रहे हैं। हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। पंजाबी खत्री समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का 10 साल सीएम रखने से जाट समुदाय में नाराजगी थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसे जाट समुदाय का समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अलग रणनीति पर काम किया। हरियाणा के 75% गैर जाट मतदाता पर फोकस किया। 10 साल से मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को हटाकर ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मोहन लाल बड़ौली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हरियाणा का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उसमें इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी को जाट समाज और दलित समाज में अप्रत्याशित सपोर्ट मिला था 60% से ऊपर। भाजपा ने ना सिर्फ जीटी रोड बेल्ट, जिसे आप पंजाबी खत्री बेल्ट कह सकते हैं, और गुरुग्राम फरीदाबाद को लगभग स्वीप किया, लेकिन जाट लैंड में भी जो कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी भाजपा ने कैंडिडेट स्पेसिफिक और माइक्रो मैनेजमेंट करके अच्छा प्रदर्शन किया और जातियों को साधने में उसे अच्छी सफलता मिली। उधर कांग्रेस ने सिर्फ मनोहर लाल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को केंद्र में रखकर केवल जाट समुदाय यानी 25% वोटर पर अपना फोकस बनाए रखा, जबकि बीजेपी ने दलित व पिछड़े वर्गों के वोटरों पर विशेष ध्यान दिया। नतीजा, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटी। यही रणनीति उसने महाराष्ट्र में अपनाई। महाराष्ट्र के जातिगत समीकरणों को देखें तो वहां सबसे प्रभावशाली समुदाय मराठा माना जाता है। महाराष्ट्र में मराठा 28% हैं, ब्राह्मण 8%, ओबीसी 33%, मुसलमान 11 से 13%, एससी 12% और एसटी 9%। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो बीजेपी ने लगभग सभी वर्गों का ख्याल रखा। उसने मराठा, ओबीसी और अनुसूचित जाति के साथ साथ सवर्ण वर्ग में भी बराबर टिकट बांटे। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में विपक्ष के संविधान खतरे के नैरेटिव के कारण दलित और बौद्ध मतदाताओं का बड़ा वर्ग महाविकास अघाड़ी की तरफ शिफ्ट हुआ था। बीजेपी ने लोकसभा नतीजों के फौरन बाद दलित और ओबीसी वर्ग की प्रमुख जातियों के नेताओं के साथ बैठकें की। दलित बहुल इलाकों में संविधान यात्राएं निकाली। हमारा जो पार्टी का स्वरूप है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। हमारी पार्टी
अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाना है, ये मोदी जी के नेतृत्व में इस पर हम काम कर रहे हैं और ये सारे विषय निर्णयों में भी प्रदर्शित होते हैं। दूसरे दलों का जो एजेंडा है वो एक मुखौटा है और मुखौटे के पीछे चेहरा दूसरा है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में बौद्ध धर्म का हिस्सा 5.81% है। किरण रिजिजू, जो खुद बौद्ध धर्म से आते हैं, उन्होंने बौद्ध समुदाय के साथ 200 से अधिक बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने अलग अलग जातियों के नेताओं के साथ बैठकें की और उन्हें पार्टी के साथ लाने में सफल रहे। कुल मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एमवीए को चारों खाने चित कर दिया। सलाह, धैर्य, योजना और सावधानी, ये चाणक्य की राजनीति के 4 सूत्र हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आरएसएस भी इन्हीं सूत्रों पर काम करता है। महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे संघ की प्लानिंग और बूथ स्तर के मैनेजमेंट को अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महिला मतदाता, स्थानीय चेहरे और सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी की ताकत जरूर थे, लेकिन इन सब के साथ काम आई संघ की प्लानिंग। नतीजा, बीजेपी महाराष्ट्र में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्कोर तक पहुंच गई। लाखों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के चुनाव में छोटी छोटी बैठकें की, पर्चियां पहुंचाई, गोष्ठियां की, वोटर्स जागरूकता अभियान चलाया और मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा होगा, कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जाकर के और उनको ये बात पहुंचाए न हो कि देखिए आपके लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को वोट देना कितना आवश्यक है। और आपको देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में यही कारण है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत बढ़ा और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं। यहाँ संघ ने पार्टी के साथ मिलकर उन 105 सीटों के लिए रणनीति बनाई थी जहाँ विपक्ष को लोकसभा में बढ़त मिली थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करता है, लाखों बैठकें होती थी, कि कम से कम समाज के हर कोने में उनके हम घरों तक जाए, उनसे हम बातचीत, उनका चाय भी पीते हैं, उनका नाश्ता भी करते हैं और उनसे अपने संबंध स्थापित करके उनको बताते हैं, उन जनजागरण अभियान चलाते हैं क्यों आपको आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी का वोट देना क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों को एक व्यक्ति 2 घर की जिम्मेदारी दी, जिसका मकसद था हर 2 घरों में वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने करीब 60,000 बैठकें भी की। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जहां सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी की वापसी मुश्किल नजर आ रही थी, कांग्रेस की चुनौती और एंटी इनकम्बेंसी के बीच आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में कांग्रेस से 5 सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी की हार ने बीजेपी नेतृत्व और आरएसएस को सक्रिय किया। 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में आरएसएस और बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। इस बैठक में उम्मीदवार चयन, ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंच, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं में समन्वय जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। आरएसएस की रणनीतियों में प्रमुख तौर से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, सत्ता विरोधी लहर को लाभकारी योजनाओं और विकास के संदेशों में बदलना, बूथ प्रबंधन को मजबूत करना और स्थानीय नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना शामिल था। शाखा में व्यक्ति पर जो संस्कार होते हैं, गण शिक्षक कार्यक्रम लेता है, उसके कारण व्यक्ति बनता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। कोई चीज सामने आ गई, ये करना है, तो ये नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये सोचता है। उसमें नेतृत्व गुण आ जाते, वो सबको साथ लेके चलता है। इसमें कोई शक नहीं, जब भी संकट गहराया है, आरएसएस की रणनीतियों ने बीजेपी के लिए नई राह बनाई है।